हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में, यानी कि आज हम क्लास 9th की मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम पहली प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट एक स्टेप क्लियर करते हुए आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। एक पॉइंट एक प्रश्नावली को आज हम कंप्लीट पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप वास्तव में गणित पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो जानना जरूरी होता है, या हो सकता है कि वो उस प्रश्नावली के लिए बहुत जरूरी हो, वही आपने छोड़ दिए तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए, है ना। इसलिए आपको पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं इसमें करना क्या है। तो देखो, पहले हमें पढ़नी है संख्या पद्धति। पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर में क्या कहा गया कि संख्या पद्धति, यानी कि कैसे पता करेंगे कौन सी संख्याएं किसमें आती हैं। संख्याओं का अलग अलग विभाजन है कि इसमें इस तरीके की संख्या आती है, तो संख्या पद्धति क्या होती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहले समझते हैं। सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या लिखते हैं? प्राकृत संख्याएं। तो देखो, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान से समझना है। प्राकृत संख्या वे होती हैं जो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 आगे की सारी अनंत तक, ठीक है। प्राकृत संख्या, इसमें माइनस की संख्या नहीं आती है, ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद संख्या आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। तो ये जो प्राकृत संख्या होती है वो अधूरी होती हैं, पूर्ण नहीं होती हैं। तो इनको पूर्ण करने के लिए इनमें कैसे ये पूर्ण होंगी, इसमें भी जीरो की कमी है। अगर इसमें जीरो जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पूर्ण बन जाएंगे। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं, यानी कि प्राकृत संख्या में ही अगर जीरो जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। समझ गए? चलो, उसके बाद आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्या आती हैं? पूर्णांक संख्याएं। अब बच्चों, तुम ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि सर संख्याएं तो माइनस की भी आती हैं, हमारे माइनस में भी आंसर आते हैं, तो वो कौन सी संख्याओं में आएंगे? तो वो पूर्णांक संख्याओं में आएंगे। पूर्णांक संख्याओं में देखो, प्लस की भी संख्या आती है, माइनस की भी संख्या आती है। जैसे माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3। यानी कि कहने का मतलब पूर्णांक में क्या होना चाहिए? पूरा अंक होना चाहिए, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की हो। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा अंक, पूरा अंक, यानी कि पूर्ण अंक। समझ गए? चाहे वो संख्या माइनस की हो या प्लस की हो, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, पूरा अंक होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, हमने संख्याओं के 3 विभाजन पढ़ लिए। पहले पढ़ ली प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन ये पूर्ण नहीं होती, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में आती हैं, लेकिन ये कहें, यानी कि ये कहें कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में आती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में नहीं आती। वजह क्या है? इसमें जीरो अतिरिक्त होता है। समझ गए? तो जीरो इसके अंदर नहीं आता, इसलिए पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसको ये कहा जा सकता, क्योंकि ये तो 1 से इसमें आती है, लेकिन जीरो इसमें नहीं आता है, इसलिए पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती, ठीक है। अब चलो, पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिसमें माइनस की भी संख्या है, प्लस की भी संख्या है, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे परमेय संख्याओं की तरफ। क्या पढ़ेंगे? परमेय संख्याएं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो ध्यान से समझो, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं क्या होती हैं? यानी कि वे संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं। जैसे मैंने लिखा 1/5, 2/8, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ 2/8, ठीक है, 3/4, इस तरीके की संख्या, ठीक है। P/Q की फॉर्म में, यानी कि जिसमें अंश हो और हर हो। ऊपर के को अंश बोलते हैं और नीचे की संख्या को बोलते हैं हर, यानी कि जिसमें अंश हो और हर हो उसे कहते हैं परमेय संख्या। अब मुझे एक बात बताइए, 2 कैसी संख्या है? ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं, तुम्हारी एक कौन सी फॉर्म बन जाती है? P/Q की फॉर्म बन जाती है। और P/Q का मतलब क्या होता है? परमेय संख्या होता है। समझ गए? P/Q की फॉर्म का मतलब क्या होता है? परमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी परमेय संख्या होती है। अब चलो आगे। अब कुछ परमेय संख्या में ऐसा नहीं है कि जैसे परमेय संख्या में यही आती है, परमेय संख्या में पॉइंट वाली संख्या भी आती है। जैसे मैंने लिखा 0.2, ये भी बच्चों परमेय संख्या है। कैसे? यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि 2/10। अब इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 1/5। अब मुझे बताइए P/Q की फॉर्म में हो गई कि नहीं हो गई? तो ये भी परमेय संख्या है। लेकिन कुछ दशमलव वाली संख्या ऐसी होती हैं जो पॉइंट होने के बावजूद भी परमेय नहीं होती। देखो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा 0.4756 8 9 2। अब आपको इसका पता ही नहीं चल रहा है, इसमें आपको पता है कि 0.2, बस इसके बाद कोई अंक नहीं है,
लेकिन इसमें आपको नहीं पता है कि आगे आने वाला अंक क्या होगा, तो आप इसमें से पॉइंट हटा के इसे यानी परिमेय संख्या नहीं बना सकते हैं। तो ये संख्या किस में आएगी? अपरिमेय संख्या में आएगी। कौन सी संख्या में आ जाएगी? अपरिमेय संख्या में आएगी। समझ गए? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि पॉइंट वाली कौन सी संख्या है, यानी कि जिसकी हमें अंतिम अंक का पता हो कि अंतिम अंक ये है, लिमिट हो, तो वो हो जाएगी परिमेय संख्या, और जिसकी लिमिट नहीं हो, हमें आगे वाला अंक नहीं पता हो, तो वो हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चलो परिमेय संख्या हो गए, उसके बाद हमारी लास्ट बची हुई है अपरिमेय संख्या, उसे और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम पढ़ते हैं लास्ट अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, ध्यान से समझो। यानी अपरिमेय संख्या भी होती हैं जो परिमेय में नहीं आती, यानी कि देखो इसमें परिमेय जुड़ा हुआ है, यानी कि अपरिमेय का मतलब क्या हो गया? जो परिमेय में नहीं आती, परिमेय से अलग हैं, वही अपरिमेय संख्या में आएंगी। जैसे मैंने कहा √2, √3 ये अपरिमेय संख्या है। अब मैंने कह दिया √4 ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल तो 2 होता है, लेकिन इन दोनों का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, इनका वर्गमूल सिर्फ हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रख लेते हैं, 1.414, 1.732, लेकिन इसके आगे भी इसमें डिजिट आते हैं। ठीक है, और जिसकी हमें नहीं पता होता है कि आगे आने वाला डिजिट क्या होगा, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या में होंगी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, जो पूर्ण संख्या में नहीं होते वही अपरिमेय संख्या में आते हैं। इसका आंसर तो पूर्ण संख्या में आ रहा है 2, मैंने कहा √9, तो इसका आंसर आ रहा है 3, तो ये अपरिमेय संख्या में नहीं होगा, परिमेय संख्या में आएगा। परिमेय में आ जाएगा, पूर्णांक में आ जाएगा, पूर्ण में आ जाएगा, प्राकृत संख्या में आ जाएगा, अपरिमेय में नहीं आएगा। समझ गए? अपरिमेय संख्या में और क्या संख्या आएंगी? देखो, जैसे मैंने कहा 1.75269, आगे का पता नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या में आएगी, अपरिमेय। समझ गए? ये चीज ध्यान रखनी है। अब मैंने कहा 1.75, तो देखो हमें पता है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 7 और 5, उसके बाद कोई अंक नहीं है, तो ये परिमेय आएगी, परिमेय में आएगी। पॉइंट हटाओ, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 100 आ जाएगा। तो 175/100, तो ये हमारी, इसको काटना चाहे काट सकते हैं, 125 से 7 बार 4 बार, P/Q की फॉर्म बन गई, और P/Q की फॉर्म का मतलब परिमेय संख्या है। समझ गए पूरा स्ट्रक्चर? परिमेय अपरिमेय का विशेष ध्यान रखना है कि परिमेय कौन सी होती है, अपरिमेय कौन सी होती है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्या शून्य एक परिमेय संख्या? बताइए इसका आंसर। शून्य कैसी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय? ठीक है, क्या आप इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? यहाँ P और Q पूर्णांक है, और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, यानी कि Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया है। तो देखो ध्यान से, शून्य के बारे में कहा गया, शून्य का मतलब 0, और 0 एक कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। रीजन 0 के नीचे हम 1 मान लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, क्योंकि हर संख्या 1 से विभाजित है। तो 0/1 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे ये कहा जाता है, क्या इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 0/1 बराबर क्या हो जाएगी? P/Q की फॉर्म हो जाएगी। समझ गए? और जहां पर कह रहा था Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, Q का मतलब नीचे वाली वैल्यू, तो ये क्या आ रही है? बना रही है, तो सारी कंडीशन हमारी यहाँ पर फॉलो हो गई। ठीक है, ये कहा गया था कि नीचे वाली वैल्यू हमारी कैसी होनी चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी सारी कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो गई। ठीक है, चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। तो ये कह रहा था कि शून्य कैसी संख्या है? तो 0/1, यानी कि शून्य, यहाँ पर हम डायरेक्ट शून्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम शून्य एक परिमेय संख्या है, और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको P/Q की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो लिखेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो बिल्कुल ज्ञात करते हैं, बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है इसमें। 3 और 4, तो देखो 3 लिख लिया, यहाँ पे मैंने लिख लिया 4। कितनी परिमेय संख्या निकलवा रहा है? 6। तो इसके नीचे कुछ नहीं होता है, उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि हर संख्या 1 से विभाजित है। अब 6 संख्या निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? 6 से एक बड़ी नंबर 7 का इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, 7 का। ठीक है, 7 का इसमें भी कर दिया मैंने। अब ध्यान देना, इसका ऐसे गुणा करेंगे तो कितना होगा? 7 से 21/7 का गुणा 1 से करेंगे 7। ठीक है, 7 का गुणा 4 से करेंगे 7 चौक 28/7। परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या जब भी निकालनी हो आपको, तो ध्यान रखना है, हर बराबर करना है आपको। देखो हर दोनों का बराबर है 7 अब 21 से 28 की तरफ जाना है, तो हम आराम से लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? अतः 3 और 4 के बीच
6 परिमेय संख्याएं, 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। तो ध्यान से देखो, यानी कि यहाँ पर 21 है तो यहाँ पर लिख देंगे 22/7 हो जाएगा। नीचे जो हर है वही आ जाएगा। 22 के बाद यहाँ 23/7, 24/7, 24 के बाद 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, हो गई 6। 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना, ना तो हमें शुरुआत की 21 वाली लिखनी है ना 28 वाली लिखनी है। बीच का मतलब क्या होता है, यानी कि दोनों तरफ के छोर की संख्या में नहीं लेनी होती है। समझ गए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब मुझे बताइए सवाल कैसा है, कठिन है या सरल है? खुद बताइए। तो आप कह दोगे सर ये बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं सवाल को। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या कहा गया था कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने 3 लिख लिया, उधर 4 लिख लिया। कुछ नहीं है तो उनके नीचे एक हमने एक से हर संख्या विभाजित होती है। 6 निकालनी है तो मैंने 7 का इसमें भी गुणा कर दिया, ऊपर नीचे इसमें भी गुणा कर दिया। ध्यान रखना है ऊपर नीचे करना है। इसका गुणा इससे किया 7 × 21 बटे 1 का गुणा 7 से करेंगे 7। इसका गुणा इसे किया 7 × 4 = 28/7। देखो ध्यान रखो, अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर 3/1 गुणा नीचे और ऊपर करने का क्या मतलब है। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, सवाल की जो नंबर होती है उसकी प्रकृति कभी नहीं बदलती। अभी भी ये 7 है, देखो 7 से 7 कट जाएगा और 1 का भाग 3 में देंगे तो अभी भी ये 3 है। तो इसकी जो नेचुरल फॉर्म है वो कभी नहीं बदल सकती। इसलिए हम गुणा नीचे भी गुणा करते हैं, यानी अंश में भी गुणा करते हैं और हर में भी गुणा करते हैं। अंश और हर से नंबर कट के हमारी वही नंबर हमें प्राप्त हो सकती है। कोई भी नंबर ना बढ़ सकती है ना घट सकती है, उसी फॉर्म में रहेगी। सिर्फ आंसर निकालने के लिए उसकी प्रकृति को या बदल दिया जाता है। ठीक है, समझ गए। तो अब हमने फिर उसके बाद क्या किया, 21/7 और 28/7। 21 और 28 के बीच नंबर लिखनी है तो 22, 23, 24, 25, 26, 27। 7 है इनके नीचे, सबके नीचे 7 लगा दिया। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। 3/5 इसमें क्या कह रहा है, देखते हैं इसको भी। इसमें कह रहा है कि 3/5 और 4/5। तो 3/5 लिख लिया, यहाँ पर 4/5 लिख लिया। के बीच 5 परिमेय संख्या लिखी। कितनी लिखनी है, देखो इनका हर पहले से ही बराबर है, इनका हर पहले से ही बराबर है। ध्यान रखना। अब हमें 5 परिमेय संख्या कह रहा है तो 5 से एक बड़ी संख्या 6 लेंगे। तो 6 का गुणा यहाँ करेंगे, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। तो हमारी बिल्कुल संख्याएं बन जाएंगी। तो 5 से एक बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 6। तो 6 का गुणा नीचे भी किया, हर में भी, अंश में भी। ऐसे इसमें करेंगे, 6 का गुणा नीचे भी ऊपर भी। तो देखो 6 का गुणा 3 से करेंगे, 6 × 3 = 18 और 5 × 30 और 4 × 24/30। समझ गए। अब लिख दो, अब क्या है, और तो हमारे इसके बराबर ही हैं। 18 से 24 की तरफ जाना है तो लिखेंगे अतः 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। देखो अब कैसे लिखेंगे, ना तो 18 लेना है ना 24 लेना है। 18 के बाद क्या आता है, 19। नीचे 5 है तो 5 लगा दें, सॉरी 5 नहीं, इसके नीचे 30 है। कितना है, 30 है। इनके नीचे 30 है, 30 लगा दें। 19 के बाद 20/30 हो जाएगा, 21/30, 22/30, 23/30। समझ गए। 23/30, ना 24 को लिखना है ना 18 को लिखना है। ठीक है, आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो मैं कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, इससे रिलेटेड ये तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, लेकिन इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर आप कैसे करोगे, तो वो चीज़ और वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो ठीक है, चलो इसको देखते हैं। देखो ध्यान से, मैंने कह दिया कि 2/3 और 5/7 इनके बीच परिमेय संख्या लिखो। होता कुछ नहीं है, थोड़ा सा स्टेप सिस्टम समझना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इसका हर 3 है, इसका हर 7 है, हर ही बराबर नहीं है। अभी तक देखा था आपने तो एक संख्या में तो हर ही नहीं था और दूसरी संख्या के हर बराबर थे, डिफरेंट नहीं थे। अब डिफरेंट वाला पढ़ रहे हो आप, तो हम क्या करेंगे, 7 का गुणा तो इसमें कर देंगे। ठीक है, इसके हर का गुणा इसमें कर देंगे, 3 का गुणा इसमें कर देंगे। तो देखो इसका इससे गुणा करेंगे, 7 दूनी 14/21, 5 से 15/21, हर बराबर हो गए। देखो ध्यान से देखो, हो गए हर बराबर। अब आपको जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उससे एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ गए। ठीक है, और गुणा हम कितनी भी बार कर सकते हैं, जब तक कर सकते हैं जब तक हमारी संख्याएं नहीं बन रही हों। समझ गए। जरूरी नहीं है कि एक बार, जैसे एक बार हमारी संख्या नहीं बन रही है तो हम आगे भी किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि इसका आंसर हमारा आंसर शीट से मैच हो जाए। ये भी चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि हम किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, हो गए हर बराबर। अब आपको 5 संख्या निकालनी है तो 5 से एक बड़ी संख्या 6 का ऊपर नीचे गुणा कर लो।
ठीक है, और अब गुणा करके हम आगे संख्याएं निकाल लेंगे। समझ गए पूरा स्ट्रक्चर। अब देखो आगे और मैं समझा देता हूँ कुछ। जैसे मैंने लिखा -2/5 और यहाँ पर लिखा 7/6, ठीक है। अब देखो इसके भी हर बराबर नहीं है। इसका हर कितना है, इसका हर है 5 यानी 5 है, इसका हर 6 है। तो क्या करेंगे, इसके हर का तो गुणा कर देंगे इसमें, ऊपर नीचे करना है, इसके हर का कर देंगे इसमें गुणा, ठीक है। अब कर लीजिए तो देख कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस का और बटे 30, 7 पंजे 35 और नीचे 6 पंजे 30। देखो ध्यान से, अब अगर हमें संख्या निकलवाने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे हमें गुणा भी करने की जरूरत नहीं है किसी भी संख्या का। क्यों, माइनस की 12 है और जो 35 है, हर तो बराबर हो चुके हमारे। माइनस की 12 है, ये 35 है, तो -12 से 35 की तरफ हमारी बहुत सारी संख्या बनेगी, ठीक है। तो -12 से अब -12 जे माइनस की जे प्लस की, तो माइनस से प्लस की तरफ कैसे जाएंगे बताइए। तो आप कहोगे घटते हुए, तो -12 के बाद -11/30, -10/30, ठीक है। इस तरीके से हम संख्या लिखते जाएंगे। तो हमें इसमें गुणा की भी जरूरत नहीं है। तो समझना है कहाँ किसकी जरूरत है, कहाँ किसकी जरूरत नहीं है। अगर संख्या नहीं भरनी है तो गुणा करिए, और भरनी है तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। आगे वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला सवाल, यानी कि इसमें कारण भी देना है, ये समझना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल सही बात है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3, और पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3। तो ये 1 2 3 वाली सारी संख्या इसमें आती तो हैं। तो ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ये सत्य। कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से चलो इसको लिखते हैं सत्य। अब लिखेंगे प्रत्येक प्राकृत संख्याएं, या ये कह देंगे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं। यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में आती हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। प्रत्येक पूर्णांक में पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल गलत, क्योंकि पूर्णांक में तो माइनस की भी संख्या आती है, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या नहीं आती है। तो अब मुझे बताइए, क्या पूर्णांक पूर्ण संख्या होगी, बिल्कुल भी नहीं। कुछ यानी कि जो प्लस वाली संख्या होंगी वो तो होंगी, लेकिन पूर्णांक के अंदर तो माइनस वाली भी संख्या आती है, तो वो पूर्ण संख्या नहीं होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें कहा गया कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो असत्य है जी। कैसा है, असत्य। प्रत्येक के बारे में कहा गया तो प्रत्येक तो नहीं होती है, तो लिखेंगे पूर्णांक में सकारात्मक में लिखूंगा, सकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक का मतलब होता है प्लस की, ठीक है। सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों संख्या आती हैं। दोनों संख्याएं, सकारात्मक का मतलब होता है यहाँ पर प्लस का, और नकारात्मक का मतलब होता है माइनस की संख्या। सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों संख्या आती हैं जबकि पूर्ण संख्या में सिर्फ सकारात्मक संख्या ही आती हैं, सिर्फ सकारात्मक संख्या ही आती है। सकारात्मक संख्याएं ही आती हैं। समझ गए, लिखने में बड़ा हो जाता है, ठीक है। और जबकि उसमें आंसर कहने में हमें समझ में आ रहा है, कहने में उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों होते हैं, और पूर्ण संख्या में हर नहीं होते। अब आप ये नहीं कहोगे कि सर वहाँ पे हम एक लगा सकते हैं, लेकिन रियलिटी में तो एक नहीं होता ना, नहीं मान सकते। मतलब यह कहने का मतलब परिमेय संख्या में हर कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या में हर सिर्फ एक ही होगा। तो क्या ये कह सकते हैं परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं। असत्य लिख देंगे, क्या लिख देंगे, असत्य, ठीक है, ठीक है। सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण नहीं, सॉरी, परिमेय संख्याएं।
क्या लिखेंगे यहाँ पर, सभी परमीय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती, पूर्ण संख्याएं नहीं होती। ठीक है, ठीक है। अगर हम लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में हर नहीं होता। ठीक है, पूर्ण संख्या में हर नहीं होता। एक को हम मान सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए एक के अलावा क्या हम कोई और हर मान सकते हैं, नहीं मान सकते। लेकिन परमीय संख्या में कोई भी हर आ सकता है। ठीक है, तो हम कुल मिला के हमारा यहीं पर आंसर कंप्लीट हो जाएगा। असत्य सभी परमीय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वास्तव में वीडियो समझ में आई हो, वीडियो में लगाओ के आपने कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को जितने भी फ्रेंड हो सबके साथ शेयर कर दीजिए, जैसे हर विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ आपकी तरह ले सके। ठीक है, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और देखते रहें ई प्लान LMS। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें और देखते रहें ई प्लान LMS। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में। ई प्लान LMS से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।